Hello guys, welcome back to Nivesh Kashyap Tutorials. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we're back with a new video. So guys, as you know, हमारी series चल रही है of the top landmark judgments and here we are again with our new video. Before continuing the video, I would like to tell you that we have launched our app and you can download it from the Play Store and we have launched many courses on it that are going to help you in the various examinations that are related to law. Also, you can get various study materials in the form of videos and other lectures, and also you can buy our courses also. So let's move forward to the video with our today's video that is going to be on Mahesh Kumar versus the state of Uttarakhand 2020, the famous landmark judgment. अब इस लैंडमार्क जजमेंट में हुआ क्या था? सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो स्टेट्स हैं वो बाउंड नहीं है कि दे हैव टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस एंड उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है जो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस प्रोवाइड करे। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेटिंग टू द जो हमारा रिजर्वेशन है वो काय में प्रोवाइड करने के लिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन में। तो ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है जो हमको रिजर्वेशन देता है इन प्रमोशन। ऑल्सो दे हैव सेड कि आर्टिकल 16(4) एंड आर्टिकल 16(4)(a) ये इनेबल करता है प्रोविजंस को कि अगर ऐसा होता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको कंसिडर कर सकता है प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन अगर ऐसे सरकमस्टांसेस बनते हैं तो। तो किस किस आर्टिकल में? ओनली आर्टिकल 16(4) एंड 16(4)(a) के अंडर ये दोनों प्रोविजंस इनेबल कर देते हैं कि आप स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर कर सकते हैं इन रिजर्वेशंस को, लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस ऐसा कहते हैं तो, अदरवाइज नहीं। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट नहीं कर सकती है टू गिव रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट इन पब्लिक पोस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इनने रेगुलेशंस आए थे आफ्टर इस केस के जजमेंट के बाद। तो पहला था कि ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है जो प्रमोशन प्रोवाइड करे। सेकंड, अगर ऐसा होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं तो आर्टिकल 16(4) एंड 16(4)(a) में कर सकते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकती है टू गिव रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट इन पब्लिक पोस्ट। इफ नेक्स्ट वी सी देन इट इज अबाउट द एडिशनल जजमेंट्स। कुछ और जजमेंट्स हैं जो कि रिजर्वेशन से लेके आए हैं। तो पहला है हमारा दैट इज एम नागराजन जर्नल सिंह में। इसमें क्या हुआ था? इसमें स्टेट को ऑब्लिगेट किया था, स्टेट को बोला गया था कि अगर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी देन यू हैव टू गिव अस क्वांटिफाइबल डेटा। क्वांटिफाइबल डेटा मीन्स यू हैव टू शो कि हाउ मच बैकवर्ड दैट क्लास इज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, इकोनॉमिकली वीक है वो, तभी हम उसको आगे प्रमोशन कर सकते हैं या आगे हम उसको रिजर्वेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर आप क्वालिफाइबल डेटा नहीं दे पा रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा ये बहुत जरूरी था फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट जिसमें भी आप दे रहे हो फॉर द एंटायर सर्विस। एंड ऑल्सो यू हैव टू डिफाइन कि आप कौन सी सर्विस एंड पोस्ट के लिए आप वो रिजर्वेशन दे रहे हो। ठीक है, तो एम नागराज में ये आया था कि स्टेट जो है वो आ, उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक क्वालिफाइबल डेटा, तभी जाके वो जो सेंटर है वो उस पर रिजर्वेशन अलाउ करेगा। अब नेक्स्ट था वैलिडिटी ऑफ ओबीसी इन नीट एग्जाम्स। तो जो ओबीसी कोटा है वो नीट एग्जाम्स में कितना वैलिडेट करता है? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो रिजर्वेशन है वो नॉट एट ऑड्स विथ मैरिट है। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैरिट कुड नॉट बी नैरो टू द लिमिट ऑफ सक्सेस इन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, हम सिर्फ मैरिट को ही, मतलब जो मैरिट जो आता है हमारा उसको नैरो लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जो मैरिट होता है किसी पर्सन का वो उसके जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं अभी तक, जितने भी वो स्टैंडर्ड्स तक पढ़ा होता है उसका एक सम टोटल होता है एंड उसका पूरा स्ट्रगल वो कैसे उसको कवर अप कर पाया है। ठीक है, तो बेसिकली इसने यही बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। एंड ऑल्सो उन्होंने ये बोला था कि जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है टू क्राफ्ट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी दैट इज एम्पलीफाइड द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी, वो दी गई है थ्रू द आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें ये था। अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो है हमारा
राइट टू गवर्नमेंट एड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। जो गवर्नमेंट जो एड कभी कभी प्रोवाइड कर देती है, कुछ स्कीम्स निकाल के, पॉलिसीज निकाल के, तो ये हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन इस जो गवर्नमेंट है वो बाय ओन निकालती है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि गवर्नमेंट है ये एक पॉलिसी कॉल बना देती है, ठीक है, अगर बनाती है एंड उसको विड्रॉ कर रही है तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है, एंड द पब्लिक कैन नॉट क्वेश्चन इट कि आपने इसको विड्रॉ क्यों किया, बिकॉज इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब वेदर इट इज एन इंस्टीट्यूशन रन बाय द majority or the minority, all conditions that have relevance to the proper utilization of grant in aid by an educational institution can be imposed, ठीक है। तो जितने भी कंडीशंस है वो अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उसको इम्पोज कर सकते हैं। एंड ऑल दैट आर्टिकल 32 स्टेट्स इज दैट ऑन द ग्राउंड दैट एन इंस्टीट्यूशन इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, कि आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि ऑन द ग्राउंड कोई इंस्टीट्यूशन किसके अंडर है, क्या वो जो माइनॉरिटी है वो किस मैनेज कर रही है, चाहे वो रिलीजन भी हो सकती है या वो लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी भी हो सकती है, ठीक है। एंड द ग्रांट ऑफ एड टू दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इफ अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर एंटाइटल्ड टू रिसीव एड। तो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एड प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो मेजोरिटी में प्रोवाइड करे, मींस चाहे वो मेजोरिटी में जो पब्लिक है वो कोई इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं उनको भी प्रोवाइड कर सकती है, माइनॉरिटी में भी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। एंड वहां पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रांट होगा बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इट विल बी इम्पोज्ड। तो सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है, थर्ड पॉइंट, कि जो भी ऑल दैट आर्टिकल 32 स्टेट्स की जो भी इंस्टीट्यूशन है अगर वो माइनॉरिटी भी मैनेज कर रही है तो वो उस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि वो रिलीजन है कि लैंग्वेज माइनॉरिटी है। एंड द लास्ट पॉइंट ये कह रहा है द ग्रांट ऑफ द एड टू दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट नहीं की जा सकती, अगर अदर एजुकेशनल है वो भी उससे जो एड है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज ए एंड बी टू इंस्टीट्यूशन आ जाए, पहले ए को मिल रहा है, बी का इंस्टीट्यूशन थोड़ा मेजोरिटी में है, जो मेजोरिटी पीपल है उनने बनाया है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो ए इंस्टीट्यूशन है उसको जो एड है वो बंद हो जाएगा। एंड इफ सपोज अगर हो भी जाता है, सो वी कैन नॉट क्वेश्चन, ठीक है, वी कैन नॉट क्वेश्चन, जो इंस्टीट्यूशन है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता है गवर्नमेंट को, बिकॉज इट इज नॉट आर फंडामेंटल राइट। क्या? गवर्नमेंट एड इज नॉट आर फंडामेंटल राइट, इट इज जस्ट फॉर द पब्लिक welfare. And this one is the criterion for deciding the creamy layer. इसके बेसिस पे भी कुछ केसेस आए थे, कैसे कि एक्सक्लूड किया गया था क्रीमी लेयर को एंड इट कैन नॉट बी मेयरली इकोनॉमिक। तो बेसिकली जहां जहां लगता था कि हाँ इस कास्ट में से कुछ लोगों को क्रीमी लेयर में कर दो, मीन्स क्रीमी लेयर में मीन्स दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, दे कैन अर्न प्रॉपर्ली एंड दे कैन लिव प्रॉपर्ली, उन लोगों को एक्सक्लूड कर दो। तो बेसिकली उससे भी काफी सारे जजमेंट्स आए थे। एंड अगर हम देखें यहाँ पे दिया है फ्लैग्रेंट वायोलेशन, फ्लैग्रेंट वायोलेशन का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो वो होता है वायोलेशन जो कि ऑब्वियसली ऑफेंसिव होता है या इनकंसिस्टेंट होता है व्हाट इज राइट और प्रॉपर में, ठीक है, एंड वो कहीं ना कहीं हमारे लॉ और मोरालिटी को फॉल्ट करता है, ठीक है। एंड उन्होंने ये कहा जो फ्लैग्रेंट वायोलेशन था आफ्टर 2016 है, and said section 52 of the act required the state to reconsider social, economic and other factors together to identify the exclude backward classes as a creamy layer। तो उन्होंने ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जब आप किसी को क्रीमी लेयर में से हटा रहे हो तो आपको ये तीनों फैक्टर्स देखना है, लाइक सोशली भी, इकोनॉमिकली भी एंड अदर फैक्टर्स आल्सो। आप सिर्फ एक किसी फैक्टर पे उसको क्रीमी लेयर में से एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक्सक्लूडेड एज बैकवर्ड क्लास मेंबर्स एज अ क्रीमी लेयर, आप उसको एक किसी एक फैक्टर पे जज करके आप उसको नहीं कर सकते हो। अगर नेक्स्ट वाला हम देखें तो ये है राइट टू अबॉर्शन टू अनमैरिड वुमेन। अनमैरिड वुमेन को भी राइट टू अबॉर्शन मिला था बिकॉज इसके पहले आया था। अगर हम देखें इसको अमेंड कर दिया गया था ऑफ 2021 के ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड एमटीपी एक्ट में। पहले क्या होता था, जो मैरिड वुमेन थी वो सिर्फ मैरिड वुमेन्स कंसिस्ट में आती थी,
लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय एनी वुमेन, मैरिड वुमेन बाय रिप्लेस्ड बाय एनी वुमेन, क्योंकि पहले जो केसेस आते थे उसमें कुछ ऐसी गर्ल्स भी थी जो अनमैरिड होती थी, एंड जो हस्बैंड था, बिकॉज हस्बैंड तो मैरिड वुमेन पे होगा, उसको रिप्लेस कर दिया गया था पार्टनर से। अब चाहे वो मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, अनमैरिड पार्टनर भी हो सकता है, अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द एमटीपी एक्ट। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक गैप आ रहा था इन लॉ में, ठीक है, जहाँ पे जो सेक्शन 3 है वो बियॉन्ड कन्वेंशनल रिलेशनशिप जा रहा था, जो कि बेस्ड ऑन मैरिज थी, ठीक है। फिर उसके बाद रूल 3 भी जो था ये इसको फेल कर देता है, एंड ये बोलता है कि जो एमटीपी का एक्ट आया था, पहले सेक्शन 3 सिर्फ मैरिड वुमेन्स तक के लिए था, लेकिन जो 3B आया था उसने इन्वॉल्व किया अनमैरिड वुमेन्स को भी एंड अदर कैटेगरीज ऑफ वुमेन्स को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। उसने डाइवोर्स में, विडोज में, माइनर्स में एंड डिसेबल्ड एंड मेंटली इल वुमेन एंड सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप, इन सबको इंक्लूड किया। तो बेसिकली 3B में यहाँ पे क्या दिया है, सॉरी आई हैव मिस्टेकन हियर, यहाँ पे ये दिया है कि फेल्स टू रिकंसिडर अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग अनमैरिड वुमेन, मीन्स अनमैरिड वुमेन में को छोड़ दिया था उनने अनमैरिड वुमेन में, लेकिन उसमें जो अदर कैटेगरीज थी उनको रिकॉग्नाइज किया था, जैसे कि किसी का डाइवोर्स हो गया, कोई विडो है, कोई माइनर है, कोई डिसेबल है। तो बेसिकली यहाँ पे ये आता है, इट्स मिसमैच्ड हियर, कि ये अनमैरिड वुमेन किसको डिनोट कर रहे हैं, बिकॉज हियर इफ माइनर इट इज देन इट इज ऑल्सो अनमैरिड, बट इफ इन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे पहली शादी हो जाती है माइनर की एज में, तो वहां पे भी उसको मैरिड माना जाता है, ठीक है। सो दिस कैन बी वन ऑफ द सर्कमस्टांसेस हियर, एंड जिस किसी के भी साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट या रेप हुआ है। तो बेसिकली 3B जो था एमटीपी का, आई थिंक इसमें यही दिया है कि इट हैज फेल्ड टू रिकंसिडर अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग एन अनमैरिड व्यूमेन, और उसको अनमैरिड व्यूमेन को छोड़कर उन्होंने सारी कंडीशंस को इंक्लूड इसमें कर लिया। फिर कोर्ट ने ये बोला कि जितनी भी सारी व्यूमेन्स होती हैं वो सेफ्टी के लिए एंटाइटल्ड होती हैं एंड ऑल्सो फॉर द लीगल अबॉर्शन, एंड वहां पे कोई ऐसा रेशनल नहीं है कि वहां पे आप अनमैरिड व्यूमेन को एक्सक्लूड करो फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द रूल 3B ऑफ एमटीपी रूल्स। तो जहां पे ये अनमैरिड को छोड़ दिया गया था उसको हटा दो, एंड उन्होंने ये क्या कि जो अनमैरिड व्यूमेन है इसको इसमें से हटाओ, मींस जो एक फेल वाली कंडीशन थी कि अनमैरिड व्यूमेन को एक्सक्लूड कर दिया, उसको हटाओ एंड उसमें सारी व्यूमेन्स को रखो, बिकॉज दे आर एंटाइटल्ड टू सेफ्टी एंड लीगल अबॉर्शन, ठीक है। विच मेंशंस कैटेगरी टू सिक अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें 20 to 24 वीक्स का टर्म दिया है कि आप इस कंडीशन में अबॉर्शन, इस टर्म में आप अबॉर्शन कर सकते हो। सो दिस वॉज अबाउट वन ऑफ द एक्ट, और वी कैन से ये जो अमेंडमेंट आया था ऑफ right to abortion to unmarried women. So guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. Before going to like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel. Don't forget to share the video. Also, you can download our app from the link below that is given in the comment section, and also share the video and write down below how you like this video. Thanks for watching the video.